हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। ये ग्रेविटेशन या फिर हम बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था ग्रेविटेशन होती क्या है, यानी गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। उसके बाद में हमने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर हमने क्या देखा, फ्री फॉल। ये सब हम देख चुके हैं। साथ में हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे। वह कौन से थे? एक तो ये था, और दूसरा था G बराबर, अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या है, इनका क्या अर्थ होता है, तो मेरे पिछले वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा। पीछे 2 वीडियो है, पहले आप उनको देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, जिससे ये आसानी से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या, ये देखिए फोर्स है, ये किसके बीच में लगती है? ये 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स है। ये क्या है? हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सीलरेशन होता है वो g होगा। और इसकी वैल्यू हमने हमारी पिछली वीडियो में निकाली थी। g की वैल्यू क्या आती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो सबसे पहले ग्रेविटी आप सबको पता है क्या होती है। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, धरती या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो उतने ही उसकी ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने की। हमने अभी तक जो देखा, उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द influence of gravitational force of earth। हिंदी में क्या हो जाएगा? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। ये क्या बोल रहा है? जो हमारी पृथ्वी है, यानी ये हमारी अर्थ है, ठीक है, बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है, ओवल शेप बोल सकते हो आप, अंडाकार बोल सकते हो, अंडे की शेप में है। ये हमारी पृथ्वी है। इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आसपास, उनको एक
फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की तरफ, तो उसका बाकी वस्तुओं के मोशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है। आप अपने घर की बिल्डिंग पे जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, घर की छत पर गए आप, ये आपका घर है, ठीक है, ये हम आपका घर बना देते हैं जी, ये हमारा घर है, ठीक है। हम गए इसकी छत पर, ये आप यहाँ पर पहुँच गए। आपने छत पर जाकर क्या किया, आपने एक तो ले लिया पत्थर, एक लिया पत्थर और एक आपने लिया कागज़ का टुकड़ा, ए पीस ऑफ पेपर एंड ए स्टोन। आपने दो चीज़ें ले ली और इन दोनों को आपने ऐसे पकड़ा और ड्रॉप कर दिया, यानी बिना कोई फोर्स लगाए आपने छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये जो पत्थर है और ये जो कागज़ का टुकड़ा है, ये दोनों नीचे आएंगे। जब ये नीचे आएंगे तो क्या होगा, ये ग्राउंड पे यानी सतह पर क्या बराबर टाइम में पहुंच जाएंगे, एक साथ पहुंचेंगे? जी नहीं। सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सबसे पहले पहुंचेगा हमारा स्टोन, पत्थर। दूसरे नंबर पे आएगा पेपर। अब ऐसा क्यों है? हम सबको पता है दोनों के ऊपर जो जी लग रहा है, जो त्वरण लग रहा है, वो हमेशा बराबर होता है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं पहुंचते हैं। पहले पत्थर पहुंचता है, फिर बाद में कागज़ का टुकड़ा पहुंचेगा। तो इसके लिए जो जिम्मेवार है वो है हमारा एयर, हमारी हवा। हवा से क्या होता है, रेजिस्टेंस पैदा होता है। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। आप एक चीज़ देखिए, पत्थर है गोल शेप में, एक गोलाकार शेप में है, और ये क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये देखिए इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, इसका क्या गोल है। तो अब होगा क्या, हवा को ये तो क्या काट देगा, ऐसे काट के जल्दी से नीचे आ जाएगा, लेकिन कागज़ का जो टुकड़ा है वो हवा को अच्छे से नहीं काटेगा, और हवा क्या इसको प्रतिरोध करेगी इसका नीचे आने में। तो इसके कारण क्या होगा, पेपर थोड़ा लेट पहुंचेगा और पत्थर पहले पहुंच जाएगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट हमने वैक्यूम में किया होता, वैक्यूम का मतलब ये होता है ऐसी जगह जहाँ पर एयर जीरो हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, ये दोनों बराबर टाइम में नीचे पहुंचेंगे, एक साथ नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि इनको कोई अवरोध नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। जो हवा के कारण जो रेजिस्टेंस था वो इनको नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पर क्या देखा, जो जी था हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब स्थिर है, चेंज नहीं होगा। और ये चेंज कब नहीं होगा, जब तक नहीं होगा जब तक हम पृथ्वी अर्थ के पास में हैं, नियर अर्थ। अगर आप ये बोलते हो मून की बात करेंगे तो वहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। वहाँ पर हमें क्या, ये बीच का डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। जो हमारा ये डिस्टेंस है ना बीच का, ये भी हमें पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी। जो लगने वाली फोर्स है ना, जो बल लग रहा है इन दोनों के बीच में, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो अर्थ के पास है वहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ रेडियस ही लेना है। बाकी इनके बीच की जो दूरी है वो नगण्य है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हम सिर्फ अर्थ का रेडियस लेंगे, यानी त्रिज्या ही लेंगे कैलकुलेशन के अंदर। आप सबने
इक्वेशंस देखी होगी, समीकरण देखे थे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के, जिनको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये कितनी है? 1, 2 और 3। ये क्या है? गति के 3 समीकरण है और इनके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये कैसे डिराइव होंगे, इनका जो ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफ से ये डिराइव होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, ऊपर आपके राइट कॉर्नर में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए इक्वेशन है कौन सी, आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनको रेड पेन से लिखते हैं। सबसे पहली है v बराबर u प्लस AT। दूसरी कौन सी है? s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरी कौन सी हो जाएगी? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं, 3 समीकरण हैं। इनका डेरिवेशन पहले करा दिया है, उनको आप वीडियो को चेक कीजिएगा कि इनका कैसे आता है। अब होता क्या है, v यहाँ पर क्या है, अब ये बता देता हूँ इनका मतलब क्या होता है। v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, या बोलेंगे अंतिम वेग। u क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। s क्या होगा? ये होगा डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। हिंदी में क्या हो जाएगा? t समय में निर्धारित या जो कवर की गई दूरी, ठीक है, वो होगी हमारी s। तो हमने यहाँ पे सारे देख लिए। अब क्या बच गया हमारा a। a क्या है हमारा? त्वरण। तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन। और आपने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर से छोड़ते हैं, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, सतह है, और यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं जो नीचे आता है। पेड़ से अगर कोई फल है जो नीचे गिरेगा तो आप देखोगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन फॉलो करता है, यानी एक समान, ठीक है। उसका त्वरण है वो इंक्रीज़ होगा, वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, यानी उसका वेग है वो भी इंक्रीज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके ऊपर त्वरण लग रहा है, किस नाम से? g नाम से। g है, और वो किसके कारण होता है? वो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण लगता है उसे हम g से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वो क्या है? डायरेक्शन, दिशा चेंज नहीं करता, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसका चेंज होता है। इसके कारण क्या है? ये जैसे जैसे नीचे आएगा इसका वेग है, एक्सीलरेशन है, इसका बढ़ता जाता है। तो इसके लिए ये तीनों इक्वेशन हम लगा सकते हैं। और इन तीनों इक्वेशन में जब आप लगाओगे तो आप क्या करोगे? देखो a क्या लिखोगे? a को हम कर देंगे g के बराबर, a को हम लिखेंगे g। ये आप समझ गए। अब एक बात बताओ, आप कहते हो कि लगाओगे कैसे? आपने मान लो आपने कोई पत्थर है, यहाँ से आपने फेंका, यहाँ पर पहुँचा, और अब ये देखो नीचे आ रहा है। देखो यहाँ से अब जब आपने फेंका तो आपने, ठीक है, इसको कुछ वेग दे दिया,
यहाँ पर जाने पर क्या, देखो यहाँ पे जब रुकेगा तो इसका क्या है, जो इनिशियल यानी जो इसकी प्रारंभिक वेग है वो कितना होगा, 0 हो जाएगा ना। और यहाँ पर फाइनल आते आते उसका क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखा आपने किस प्रकार हम इनको सोल्व करते हैं। और यहाँ पर क्या है, जो हमारा ए है वो क्या लगेगा, वो हमारा ये हो जाएगा, जी हो जाएगा। और ये जो दूरी है इसको तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको क्वेश्चन में ये मिल जाएगी, एक दूरी भी आपको क्वेश्चन में बता दी जाएगी। तो ऐसे करके, और ये जो लगने वाला टाइम है ये भी बता दिया जाएगा। तो ऐसे करके आपको इनमें से 2 या 3 चीज़ बता देंगे और चौथी चीज़ आपको निकालनी होगी। इस प्रकार हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। तो सिंपल सी बात है, जो मोशन की अगर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है तो वो होगा पॉजिटिव, और अगर मोशन के अपोजिट में हो रहा है तो वो होगा नेगेटिव। देखो जो एक्सीलरेशन यानी जो त्वरण है वो हमारा पॉजिटिव का मतलब हो गया धनात्मक। कब होगा वो पॉजिटिव, कब होगा, जब वो गति की डायरेक्शन में हो रहा है। यानी इस साइड अगर मोशन है, मोशन अगर इस साइड में हो रहा है, वेलोसिटी इस साइड में बढ़ रही है और एक्सीलरेशन भी इस साइड में है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक कब होगा, जब मोशन तो इस साइड है, यानी जो गति है वो तो इस तरफ हो रही है और एक्सीलरेशन जो त्वरण है वो उसके अपोजिट साइड है, यानी उसका प्रतिरोध कर रहा है, घटा रहा है। तो क्या होगा, वो हो जाएगा नेगेटिव में। तो इसको हम लेंगे नेगेटिव में, यानी ऋणात्मक लेंगे। और अगर इसकी डायरेक्शन में होगा, एक ही दिशा में होंगे दोनों, यानी देखो गति और त्वरण दोनों, जो मोशन है ना, गति और त्वरण, या आप बोल सकते हो मोशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव में आएंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव में आएंगे। तो ये हमारी बात हो गई मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर ऑब्जेक्ट हैं उनका मोशन कैसा रहेगा, ये हमने देख लिया।